हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, स्थिर वैद्युतिकी क्लास 12 हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कूलम्ब का नियम। या तो कूलम्ब लिखा रहता है कई जगह या फिर कूलम्ब लिखा रहता है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है और पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है ना। तो आज हम लोग कूलम्ब लॉ से शुरू करेंगे कि दो आवेश अगर कहीं पे रखा हुआ है तो उसके बीच जो लगने वाले बल होते हैं उसकी परिमाण क्या होती है। इतना हम लोग पहले ही जान चुके हैं आवेश के गुणधर्म में कि अगर एक ही तरह के है ना सजातीय है ना, एक ही तरह के जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो, आवेश हो, तो वहाँ पे क्या होता है? विकर्षण होता है। और अगर निगेटिव होता है तो वहाँ पर भी विकर्षण होता है। जबकि पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जब एक साथ होते हैं तो वहाँ पे आकर्षण बल होता है। तो कितना बल होता है इसको कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली देखा और एक लॉ बनाया, उसी को हम लोग कूलम्ब का नियम बोलेंगे। उस नियम को आज हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हिंदी माध्यम के बच्चे को फ़ायदा हो सके। तो मैं हूं अजीत अमर और यह है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब का नियम। बहुत बुक में लिखा हुआ रहता है कि कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, बट जनरली हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं, इसलिए वो लिखना जरूरी नहीं है ना। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चीज़ हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर रखा हुआ हो तो उसके बीच लगने वाले बल कितना होता है, उसी को कूलम्ब ने बताया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पे है Q1 और एक आवेश यहाँ पे है Q2, दोनों के बीच का दूरी है R है ना। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सजातीय होगा यानी पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा तो यहाँ पे विकर्षण बल लगेंगे, यानी कि ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों बल बराबर होगा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं। 11th में आप लोग पढ़े होंगे है ना। चलिए, तो कूलम्ब ने क्या बताया? तो कूलम्ब के अनुसार क्या है इस चीज़ को पहले हम लोग लिखते हैं है ना। कूलम्ब के अनुसार है ना, कूलम्ब के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान पहला नंबर, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दैट इज, इसका मतलब होता है अर्थात ये जो बल होंगे F, ये इस तरह से Q1 Q2 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये समानुपाती का साइन है ना। और दूसरा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दिस, है ना। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो ये दोनों उन्होंने बताया, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि ऐसा होता है। इसको नोट कीजिए, फिर ऊपर आगे बताते हैं। ठीक है, तो जब इतना नोट्स कर लिए हैं आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ना। ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है ना। इसका सदिश फॉर्म हम लोग देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो सदिश फॉर्म ही पूछा जाएगा, जिसमें कि वेक्टर की बात हम लोग करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 और 2 देख लिए हम लोग। अब लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी समानुपाती का साइन देंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ऊपर में है तो समानुपाती हो गया, नीचे में है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इस तरह से f इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा, है ना। इस तरह से, है ना, जहाँ k जो है कूलम्ब का नियतांक है ना। क्या है? कूलम्ब का नियतांक है। ठीक है, k का मान एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। k का मान एक्सपेरिमेंटली कूलम्ब ने ही निकाला है, हम लोग ने नहीं निकाला है ना। कूलम्ब ने ही निकाला है। कितना है ये देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना, एप्सिलॉन नॉट जो है ये है आपका निर्वात की परावैद्युतता, है ना। निर्वात की परावैद्युतता, है ना। निर्वात की परावैद्युतता, जिसका मान होता है, एप्सिलॉन का ही साइन है, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 पे पावर माइनस 12, और ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू का आप लोग याद रखिएगा, आगे काम आएगा, है ना। इस वैल्यू का आगे काम आ सकता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये कुछ ऐसा बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। तो इस फार्मूला का आप लोग याद रखेंगे, है ना। इस फार्मूला का आप लोग याद रखेंगे, जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट ई जैसा है, 0 लगाएंगे तो नॉट हुआ। ये क्या है? निर्वात की परावैद्युतता की, लिखो यहाँ पे, निर्वात की परावैद्युतता, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लिख सकते हो इंग्लिश में भी। ये क्या है बाबू? तो ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस भी बोला जाता है, एयर भी बोला जाता है, और वैक्यूम भी बोला जाता है। तीनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एप्सिलॉन नोट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना है? इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस चीज़ को देखिए। हम लोग कभी भी अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना,
तो उसमें हमेशा हम लोग SI पद्धति का यूज करते हैं। किसका करते हैं? SI पद्धति का। तो SI पद्धति में हम लोग आवेश को कूलम में लेंगे, डिस्टेंस को, दूरी को मीटर में लेंगे, है ना, समय को सेकंड में लेंगे, द्रव्यमान मिला तो उसको केजी में लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। अगर इसको हम लोग SI सिस्टम में लें, SI पद्धति में, तो ये कुछ ऐसा आएगा 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग SI पद्धति में लेके चलें तो ये कुछ ऐसा होगा 1/4, पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12, है ना। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। कितना आएगा? 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। तो हम लोग हमेशा इसी को प्रीफर करेंगे। और अगर इसी को हम लोग CGS में लेके चलेंगे, CGS पद्धति में, याद रखिएगा उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। CGS पद्धति में अगर इसी को हम लोग लेके चलेंगे, है ना, CGS पद्धति में अगर हम लोग इसी को लेके चलेंगे, है ना, तो इस K का मान आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे में ESU का होल स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो हम लोग देखें इसका क्या मान होता है। ठीक है, इस तरह से फाइनली अतः आप F इक्वल टू SI में लेके चलते हैं तो 9 इंटू 10 पावर 9 ले लेंगे। यहाँ पे Q1 Q2 बाय R² ले लेंगे। ये फार्मूला आप फाइनली याद रखेंगे। किस पद्धति में है? तो SI पद्धति में है। ये किस में है? SI पद्धति में। इसी का हम लोग यूज करेंगे। कभी भी अगर दूसरे सिस्टम में है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस सिस्टम में। नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी बात है जिसको कि याद रखना है आपको, है ना। चलिए, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटा सा, है ना। क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निर्वात में या हवा में, है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसके बीच लगने वाले बल कैसा होगा? तो इतना सबको पता है कि विकर्षण होगा। क्या है? ये क्वेश्चंस है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बाबू, है ना। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पहले ही बताया है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आपका जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। माइनस साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं, दोनों सेम नेचर का। और आर जो है वो है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में,
तो 10 डिवाइडेड बाई x करेंगे, ये कट के हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर, है ना। इस तरह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ E² बाई आर स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ पे 9 × 10⁻9 इसी को लेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको F = 9 × 10⁻9, है ना। और इधर आ जाएगा आपको 2.56 × 10⁻−38, है ना। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपको 10⁻−2। इतना तक आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं आना चाहिए। अब आगे देखिए, F = इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। नाइन × 6 कीजिएगा 54, 54 का 4 आ जाएगा, 5 बचेगा 45, है ना। हाँ, इतना आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10⁻, देखिए 9 है, -38 है, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से F का जो वैल्यू आएगा 0.4 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 9 × 11 हो जाएगा, इसमें से घटेगा 27 हो जाएगा। फोर्स है तो SI सिस्टम न्यूटन होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा से बाबू 1 बाय 1 समझो, पीछे का दोनों लेक्चर क्लियर करके फिर इसको देखिएगा। नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते जाओगे, धीरे धीरे समझते जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक होता है एकांक आवेश, जो कि हिंदी मीडियम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, है ना। एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, ऐसे ही कुछ है नहीं, इसको डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम में हमने नहीं बताया है, बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि देखो बाबू, हम जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं कि F = क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। इसमें यदि हम लोग Q1 = Q2 = 1 कूलम ले लें, है ना, तथा R = 1 मीटर ले लें, तो F = 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने बराबर के परिमाण पर, है ना, अपने बराबर के परिमाण पर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे रखने पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगाते हैं, है ना। तो लिख लीजिएगा इस चीज़ को, अतः, है ना, अतः एकांक आवेश वह आवेश है जिसे निर्वात में 1 मीटर दूरी पर
रखने से 1 मीटर की दूरी पर रखने से बराबर परिमाण के आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है ना। इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, है ना। एकांक आवेश वो आवेश है जिसे निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखने से बराबर परिमाण का आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हमने क्या करा है, इस फार्मूला में Q1 Q2 को 1 ले लिया है, R को 1 ले लिया है, K का मान हमको पता है, वही बल लगाएगा, है ना। इस तरह से चलिए आगे देखिए। लिखिएगा कुछ कूलम्ब भी लिखा जाता है कहीं पे, कूलम्ब का नियम, है ना। कूलम्ब के नियम का महत्व, इसका कुछ महत्व है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला नंबर कूलम्ब का बल आकर्षित एवं विकर्षित दोनों प्रकृति के होते हैं। दूसरा, यह केंद्रीय बल है। तीसरा, इसका मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ये सब चीज़ है जो कि याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझते हैं। इन एयर पोस्ट में लिख लीजिएगा, हवा में। कहाँ पे? हवा में। ठीक है, इधर लिखिएगा हवा में और इधर लिखिएगा इन मीडियम, है ना, यानी कि कोई माध्यम में। ठीक है, ये दो बात है। थोड़ा समझते हैं कि दो आवेश को अगर हवा में यानी निर्वात में रखा जाए तो और माध्यम में रखा जाए तो उसके बल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, बीच का दूरी R है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। जैसा कि हमने बताया था, ये प्रावैद्युतता है किसका? निर्वात का, हवा का, है ना। इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/R²। ये हो जाएगा, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो बल है Q1 Q2 और यहाँ पे कोई मीडियम है, यहाँ पर भी आर ही डिस्टेंस है, इसमें कोई मीडियम है। तो यहाँ पर जो बल लगने वाले हैं एयर है, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, और यहाँ पे चूँकि मीडियम है तो एम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है किसी माध्यम की परावैद्युतता, एप्सिलॉन नॉट होती है हवा में या फिर निर्वात में परावैद्युतता, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे दो ठो हमको इक्वेशंस मिला, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, है ना, तो एक दूसरे को डिवाइड करना पड़ेगा उस जगह पे हमको, है ना। चलिए तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए FA/FM, है ना, FA/FM। और इधर देखो क्या हो जाएगा बाबू, है ना, इधर देखिए, इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आएगा, इसमें देखिए क्या सब कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो आपका जो यहाँ से बचेगा वो बचने वाला चीज़ है 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा आपको एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से एफ एयर बाय, या कर लो यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे एयर के लिए है तो नीचे में इसका उल्टा है ना। और इसी चीज़ को हम लोग एप्सिलॉन आर बोलते हैं, या फिर के बोलते हैं, या फिर के बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह है आपका आपेक्षिक परावैद्युतता, है ना। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए पहले। आपेक्षिक परावैद्युतता, ठीक है। ये जो है आपका एप्सिलॉन आर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपेक्षिक परावैद्युतता, है ना, आपेक्षिक परावैद्युतता, है ना, ये बोलेंगे इसको हम लोग। देखिए आगे, अच्छी तरह से बाबू एक एक टर्म को समझिए। एप्सिलॉन है आपको किसी माध्यम की परावैद्युतता, एप्सिलॉन नॉट है हवा, निर्वात या फिर फ्री स्पेस, है ना, उसकी परावैद्युतता, और एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक परावैद्युतता। अब हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू के कर लेंगे। के का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एयर दिया हुआ है, तो एफ मीडियम निकल जाएगा, है ना, इस तरह से। अब हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक परावैद्युतता, है ना। ये चीज़, ये हमको जानना है क्या होता है। तो लिखेंगे आपेक्षिक, एकदम आराम से बनाओ, आपेक्षिक परावैद्युतता किसी माध्यम की परावैद्युतता तथा
निर्वात या हवा की प्रावैधुतता, आपेक्षिक प्रावैधता किसी माध्यम की प्रावैधता तथा निर्वात या हवा की प्रावैधता, यहाँ पे हवा लिखो पहले, है ना, हवा की प्रवाहित, सॉरी सही तो था, उल्टा हम कर दिए, सही था, माध्यम, है ना, माध्यम की प्रवाहितता तथा निर्वात या हवा की प्रवाहितता का अनुपात की प्रवाहितता के अनुपात को कहते हैं, है ना, को कहते हैं। अतः एप्सिलॉन आर या इसी को के भी बोलेंगे, इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से इसको याद रखेंगे। या दूसरा भी इसका है एफ एयर व एफ मीडियम, ये भी लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, वो भी देख लेते हैं, दूसरी तरह से भी इसको डिफाइन करा जा सकता है। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन फोर्स यानी बल की सब्जेक्ट में, है ना, या दो आवेशों के बीच हवा में लगने वाले बल, इसको हम लोग एफ एयर बोले थे, दो आवेशों के बीच हवा में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को इंग्लिश में ही लिख लीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, है ना। यानी कि यहाँ से हम लोग एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन आर या फिर के, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों फार्मूला है इसका, नोट कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म, इसका सदिश रूप, है ना, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप देखेंगे। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इसको हिंदी में लिखेंगे कूलम्ब नियम का सदिश रूप। कूलम्ब नियम का सदिश रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी है बाबू, है ना,
ये स्टेट बोर्ड में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ऐसे CBSE ICSE सब में भी पूछा गया है। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्शन वाली बात होती है, मैग्नीट्यूड हम लोग को पहले से पता होता है ना। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि देखो समझिएगा, एक चार्ज यहाँ पे है Q1 एक Q2 है ना। तो अगर ये दोनों एक ही तरह के हैं तो ये इस पे लगाएगा इधर और ये इस पे लगाएगा इधर। तो इस पे जो लगा रहा है बल वो है F2 और इस पे जो लगा रहा है बल वो है F1 है ना। या ये अगर एक ही नेचर के होंगे तब सेम नेचर के, यानी सजातीय है। क्या है? सजातीय। या फिर एक चार्ज यहाँ पे है तो एक चार्ज यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F2 से और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 से। ये कब होगा? R दूरी से सेपरेटेड है। ये कब होगा? जब ये V जातीय होगा। तो न्यूटन के तृतीय नियम से जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ पे बात है डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस हमको दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड तो पहले से जान चुके हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं जो F है वो होता है K Q1 Q2 R²। ये सिर्फ परिमाण है। क्या है ये बाबू? सिर्फ और सिर्फ परिमाण है। इसका जो सदिश रूप लेंगे हम लोग, सदिश रूप लेंगे तो सदिश रूप में होता क्या है? सदिश रूप में क्या होता है? तो हम लोग यूनिट वेक्टर इकाई सदिश से उसको गुना कर देते हैं, है ना। इकाई सदिश से उसको गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको वेक्टर रूप में हम लोग लिखेंगे, इधर वेक्टर लगाएंगे, इधर तो सब सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। सॉरी, कैप होगा, इकाई सदिश है, ये दिखाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर रूप हो गया। लेकिन आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ रहता नहीं है। तो वहाँ पर जो रहता है इस चीज़ को देखिएगा थोड़ा। अगर कहीं पे ए वेक्टर है तो इसका मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड और ए का कैप। तो यहाँ से अगर ए कैप निकालेंगे ये हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। यानी किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका इकाई सदिश लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इकाई सदिश ले लिए हैं इस प्रकार, है ना। 10 मतलब इस प्रकार। उसको हम लोग क्या लिखेंगे? F = K Q1 Q2 R²। और यहाँ हमको लिखना पड़ेगा R वेक्टर डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड। R का मैग्नीट्यूड, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से F = आपका आ जाएगा K Q1 Q2, इससे मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से, Q हो जाएगा और यहाँ पे R वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका हुआ। लेकिन बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। तरीका ये है, लेकिन बुक में दूसरे तरह से है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे पहले नोट कीजिए, फिर बुक में जो लिखा हुआ रहता है जो NCERT के अकॉर्डिंग है उसको बताते हैं हम, है ना। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक पहले। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका क्या है इसको समझिए। देखिए या करके लिख लीजिएगा, और है ना। इसमें क्या है बाबू, देखो हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में चलते हैं। ये O है ना, वो है। और यहाँ से ये R1 पे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे R2 पे एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ Q2 चार्ज रखा हुआ है। ये एक
पोजीशंस वेक्टर है, स्थिति सदिश जिसको हम लोग बोलते थे, और ये है आपका आर। क्या है? आर। इस तरह से तो अगर ये सेम नेचर का होगा तो ये इस पे इधर लगाया होगा, ये इस पे इधर लगाया होगा बल, ये F2 लगा रहा होगा, ये F1 लगा रहा होगा, है ना। तो हमको तो ये आर के फॉर्म में चलना है। तो यहाँ से देखिए इस जगह से टेल हेड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, R1 वेक्टर प्लस इसको जोड़ेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है थोड़ा 11th में, आप लोग सदिश देख लेंगे, उसमें क्या होता है टेल टू हेड, यानी टेल हेड इधर से उल्टा होता है, ट्रायंगल लॉ है ना, त्रिभुज के नियम से इसे जोड़ा जाता है। तो हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में तो यही डिस्टेंस है ना, R चाहिए। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, विस्थापन सदिश, और ये क्या है आपका स्थिति सदिश। तो इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर इसकी हम लोग इकाई सदिश की बात करें तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इसका परिमाण हो जाता है ना, इस तरह से। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, इसी में लगा देना है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। इस तरीका को आप लोग सीख लें अच्छी तरह से, नहीं आता है तो 11th में जाएं, वहाँ पे स्थिति सदिश और है ना विस्थापन सदिश के बारे में थोड़ा पढ़ें, है ना, फिर क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए आगे देखते हैं। अब बल जो था F इक्वल टू वो था आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, Q2 बाय R स्क्वायर। इसका सदिश रूप, इसका सदिश रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये क्या था, R था ना, R स्क्वायर, चलो रहने दो। यहाँ पे सदिश रूप में हम लोग लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R का हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंगे यहाँ पे R2 माइनस R1 कि मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना, R2 माइनस R1 वेक्टर। और इसको अगर हम लोग वेक्टर को इकाई सदिश के रूप में लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, इकाई सदिश के रूप में लिखेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, है ना, ये इस तरह से, ये इकाई सदिश है आपका। इस तरह से यहाँ से लिखोगे K Q1 Q2 बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R2 माइनस R1 Q हो जाएगा, और यहाँ पे R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये आपका NCERT में इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी को प्रीफर करना है। दोनों बात बराबर है, लेकिन इसी को प्रीफर करना है, दिस, है ना, ये भी है बाबू, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। ये दो तरीका हम लोग पढ़े, समझे। तो ये था आपका सदिश रूप। मिटा दें, अच्छी तरह से नोट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। आगे हेडिंग दीजिएगा सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें क्या होता है, बहुत सारे बल होते हैं, है ना, और बहुत सारे बल की वजह से, जैसे कि यहाँ पे मान लो, पहले लिख लो
सुपर पोजीशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चल के हम लोग को पढ़ना है। सुपर पोजीशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये नो नहीं होगा है ना, अब ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें क्या है देखो, मान लो एक चार्ज यहाँ पे Q रखा हुआ है, एक चार्ज Q है और इसके बगल में बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इसी तरह से डॉट डॉट यहाँ पे Qn है ना। ये मान लेते हैं R1 दूरी पे है, तो ये इस पे इधर बल लगाएगा, सारे एक सारे सेम नेचर का मान लेते हैं, एक ही प्रकृति का, तो ये इधर लगाएगा इस पे F1, ये यहाँ पे है, ये मान लेते हैं इधर F2 है ना, और ये मान लेते हैं इधर, ये लगाएगा इधर F3, और ये मान लेते हैं इधर, ये लगाएगा इधर Fn। तो अगर किसी भी आवेश के निकट बहुत सारे आवेश प्रेजेंट्स हो, स्थित हो, तो उन सब की वजह से लगने वाले इस पे नेट बल है ना, कुल बल निकालना है, उसको हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से ही निकाल सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से मतलब इन सभी का वेक्टर सम्मिशन करना है। क्या करना है? सदिश जोड़ की सहायता से निकालना है ना, सदिश योगफल की वजह से निकालना पड़ेगा। इसी को अध्यारोपण सिद्धांत बोला गया है, यानी कि वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर लॉ से निकालना है। तो लिखिएगा, यदि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बल F1, F2, F3 डॉट डॉट Fn हो तो उस आवेश पर लगने वाले कुल बल को सदिश रूप या सदिश, कुल बल को सदिश योग से निकाला जाता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है ना। इस चीज को आप लोग याद रखें। अतः यहाँ जो F निकलेगा, F नेट, ये हो जाएगा F1, F2, F3 डॉट 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 Fn। इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। नोट कीजिए, यही है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, कुछ खास बातें नहीं हैं। जैसे कि इसका एक हम लोग इस पे क्वेश्चंस बेस्ड कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए। देखो, जैसे कभी कभी क्या करेगा, वर्ग दे देगा और उसके सारे के सारे कॉर्नर पे चार्ज रख देगा, पूछेगा नेट बल निकालिए। बस यही तरीका है। आपको नेचर देखना है, डायरेक्शन अपने से डिसाइड करना है
और सबको जोड़ देना है। और वेक्टर जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं, वेक्टर जोड़ने के लिए जानते हो ना, नहीं जानते हो तो यहाँ पे लिख लो नोट करके। ऐसे ये 11th क्लास की बातें हैं, इसको लिखाना नहीं चाहिए। यदि दो बल F1 तथा F2 थीटा कोण पर लग रहे हों तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये है F1 और ये है F2, थीटा एंगल है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा R वो हो जाएगा F1 स्क्वायर, ये वेक्टर का योग है ना, F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये 11th में ही पढ़ा है आप लोग, घबराने की बात नहीं है। और अगर डायरेक्शंस, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शंस की बात करें तो tan इनवर्स F2 sin थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ठीक है, इस तरह से। इसमें 2-3 सिचुएशंस ले सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2-3 सिचुएशंस ले सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल केस कर सकते हो। स्पेशल केस यानी कि विशेष स्थिति क्या ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, अगर दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगे, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, फिर एक यहीं पे है बगल में, तो दोनों इसको इधर ही लगाएगा, तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, तो ये हो जाएगा F1 A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो F1 प्लस F2 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। बगल में आप लोग करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड की हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी। दूसरा, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो दो, तब क्या हो जाएगा बाबू, तब क्या हो जाएगा, तो इस केस में ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो उधर सिर्फ बच जाएगा, तो ये सिर्फ बच जाएगा आपको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना, सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, ये F1 माइनस F2 हो जाएगा, ये R इक्वल टू हो जाएगा F1 माइनस F2, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 सिचुएशंस हम बता दिए हैं, और जितने भी होंगे एंगल डाल के यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे 0 रख के देखो, 90 रख के देखो, और 180 रख के देखो, यही आएगा। ये हम स्पेशल केस बता दिए हैं, कभी कभी डायरेक्ट यूज कर लेंगे, है ना। चलिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को अपने से, है ना। डायरेक्ट इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस है, मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, सॉरी सबका वैल्यू Q ले लेते हैं, और ये A साइड है, A साइड है, A साइड है, ये आपका A है, B है, C है ना। तो B पर रखे आवेश पर कुल बल क्या होगा, यहाँ पे जो है उस पर कुल बल क्या होगा ये निकालना है आपको। अगर ये समबाहु त्रिभुज है
तो सबका साइड्स बराबर है बाबू, है ना। समबाहु है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। 7th 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। अब देखो बाबू इसका सॉल्यूशन देखिए, ये इस पे इधर लगाएगा और ये इस पे इधर लगाएगा। ये C है तो इसको FC ले लेते हैं, ये A है तो इसको FA ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक इधर लग रहा है FA और एक इधर लग रहा है FC, है ना। और दोनों के बीच का इधर 60 है तो इधर भी 60 होगा। दिस इज 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री इस तरह से हम लोग निकालते हैं। FA का वैल्यू ये आएगा KQ²/A² और FC का वैल्यू निकालेंगे, ये भी आएगा Q²/A²। देखो QQA, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से FA = FC = सेम आ गया KQ²/A²। तो फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री रख के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए हमने 0, 90 और 180 के बारे में बताया। जो नहीं है उसको हम लोग फार्मूला में डालेंगे, आंसर आएगा अपने आप। 9 यानी कि अब तो FA = FC = KQ²/A²। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे जानते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट होता है ये दोनों का वैल्यू सेम है तो इसको हम लोग F मान लेते हैं। क्या मान लें, F मान लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे FA² + FA², है ना, + 2FA² cos 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री। इस तरह से ये आ जाएगा आपको 2FA² + 2FA² × 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, देखिए, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 3FA² यानी कि √3F। इसी को आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स KQ²/A²। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। और चूँकि दोनों बल बराबर है तो बीचों बीच एंगल होगा। यहाँ से लिख सकते हो अल्फ़ा = 30 डिग्री। तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग होमवर्क में क्वेश्चंस कर लेना। देखो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको, है ना, HW सेम टू सेम। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। सबका साइड्स जो है वो A ही है, A ही है, A ही है। और इसको हम लोग A मान लिए और इसको हम लोग P मान लिए, इसको C मान लिए। यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है। लेकिन कहानी कुछ अलग है। कहानी क्या है, ये वाला चार्ज जो है ये निगेटिव है ना। अब क्या करना आपको, क्वेश्चन है कि B बिंदु पर रखे आवेश पर कुल बल निकालें, है ना। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में। आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और जितना हम बताए वो सब कितना समझ में आया आप लोग को या नहीं आया ज़रूर बताइएगा। क्या दिक्कत रहा आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। आप लोग सिंसियर होकर पढ़िए, है ना। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।